तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से संबंधित नहीं था? कौन कौन नहीं थे? तो मुन्हियान था, और साहना भी था, और ए और डी, परवानानवीस भी था, लेकिन अमीर ए हाजिब नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। तो अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के महत्वपूर्ण अधिकारी परवानानवीस, साहना और मोहसिन थे। परवानानवीस का कार्य बहुमूल्य वस्तुओं को बचाने के लिए परमिट देना था, और साहना बाजार का अधीक्षक था जिसे विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, और मुन्हियान गुप्तचर थे, जबकि अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार से संबंधित अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीवान ए अमीर को ही विभाग का संबंध किससे है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत पूछते हैं इसको। दीवान ए अमीर को ही फ़िरोज़ तुगलक नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक है। दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, MVT। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए कृषि विभाग दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की, ताकि अकाल की स्थिति से निपटा जा सके और कृषि उपज को बढ़ाकर लगान बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है तो 3 होंगे यहाँ पर करेक्ट, और 1 होगा इनकरेक्ट, उसी को छांटना है, ढूंढना है। तो उसने आगरा शहर बसाया, ये पहले ही गलत हो गया। आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया था 1504 में। और तो फिर करेक्ट ही होंगे तीनों के तीनों। गरीबों के लिए अस्पताल दारुल सफ़ा की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने, करेक्ट है। टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में रखेगा, ये भी करेक्ट है। उसने हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई करवाई, ये भी करेक्ट है। तो सिकंदर लोदी ने बसाया आगरा शहर, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। 1504 में, कहीं कहीं इसको 1505 भी लिखा है, 1504 ही है लेकिन करेक्ट। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद तथा जौनपुर नगरों को बसाया और दारुल सफ़ा नाम से अस्पताल की स्थापना की, और साथ ही दीवान खैरात से गरीबों के लिए पैसों का प्रबंधन किया। देखिए इंपॉर्टेंट है जितने भी लिखे हैं ये। एक तो जौनपुर शहर भी बसाया इसने, फिरोजाबाद बसाया, हिसार बसाया, और दारुल सफ़ा क्या था, एक खैराती अस्पताल। और दीवान खैराती खैराती अस्पताल और दारुल सफ़ा, इनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है। और फिरोज शाह तुगलक ने हांसी सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई करवाई। फिरोज शाह तुगलक ने एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के पास, दूसरी यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदवाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? बहुत पूछते हैं इसको। फिरोज तुगलक ने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। सुल्तान ने शरीयत के अनुसार शासन चलाने के लिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, और सिया मत के नेताओं को मृत्युदंड दिया। गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गईं, और फिरोज शाह तुगलक ने गैर शरीयत कर हटा दिए और सभी पदों को वंशानुगत कर दिया। दासों के लिए एक अलग विभाग इसी ने खोला, जिसका नाम था दीवाने बदगान। फतवा ए जहांदारी किसकी पुस्तक है? फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन वर्नी की है ये। तो फतवा ए जहांदारी तथा तारीख ए फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन वर्नी द्वारा लिखी गई है, और बदायूनी ने रामायण तथा महाभारत रज्मनामा का फ़ारसी में अनुवाद किया है। रामायण तथा महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किया है, और महाभारत को रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मुतखब उत तवारीख अथवा तारीख ए बदायूनी भी इसी की रचना है। किसकी? बदायूनी की। और फ़िरिश्ता फ़ारसी इतिहासकार था, उसकी पुस्तक हैं कौन कौन सी है? तारीख फ़िरिश्ता तथा गुलशन इब्राहिम। ये इनकी बात हो रही है जो बाकी एक्सप्लेनेशन में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्तनत काल में सराय ए अदल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता था ये? तो देखिए, सराय का मतलब तो रहने का स्थान होता है ऐसा कुछ, लेकिन ये बाजार व्यवस्था से संबंधित था सल्तनत काल में। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलाउद्दीन ने सराय ए अदल की स्थापना की। तो किसने की थी? अलाउद्दीन ने की थी ये। और देखिए, सराय ए अदल निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों को अधीनस्थ राजाओं तथा विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। यह विशेष रूप से सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह है भारतीय संविधान के विषय, और सामने दिए हैं भाग। तो नागरिकता तो भाग 2 में है, करेक्ट है। मूल अधिकार भाग 3 में करेक्ट है। राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत भाग 4 में करेक्ट है। मौलिक कर्तव्य देखिए चौथे के काम में है ये, क्योंकि बाद में अमेंड किए गए ना। 5वें में तो केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान है, गलत है ये, चौथा है यहाँ पर, तो डी हो जाएगा इसका।
क्योंकि देखिए डी सही नहीं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर चौथे का जोड़ा गया। इसमें मौलिक कर्तव्यों का उपबंध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन्य जीव और प्राणी, उपरोक्त में से किसका किनका संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? किसका किनका संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो क्या है ये? राज्य की नीति के निश्चित सिद्धांत है। संरक्षण की बात हो रही है, एक एक पॉइंट पकड़ के चलिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का तो आदर करने की बात की गई है ना। राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, सॉरी, ये मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें और राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें। तो पहला तो होगा नहीं यहाँ पर, जिस इसमें पहला उसको एलिमिनेट करिए। यहाँ संरक्षण ढूंढना है ना हमको। तो अनुसूचित जाति जनजाति की बात भी कहीं पर भी नहीं की गई है मौलिक कर्तव्यों में, तो केवल चौथा ही सही हो गया यहाँ पर। वन्य जीव और वन्य प्राणी के बारे में उपबंध राज्य की नीति के निश्चित सिद्धांतों में भी है और मौलिक कर्तव्यों में, केवल इसका बी हो जाएगा चौथा। तो देखिए उपरोक्त में से केवल चौथा सही है, क्योंकि अनुच्छेद 51 ए के 6 में कहा गया है कि वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा और संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। संवर्धन का मतलब संरक्षण से है। आगे देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में प्रावधान संविधान के 51 का में ही किया गया। पहले ये 51 का 1 ए में मतलब, किंतु संरक्षण और संवर्धन पर इसकी चर्चा नहीं है, बल्कि आदर करने की बात इसमें की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की चर्चा मूल कर्तव्यों में कहीं पर भी नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किस में है ये? तो यह उपबंध है मौलिक कर्तव्य में। यूपीएससी सिविल सेवा में सीधा सीधा पूछा हुआ है प्रश्न 16 या 17 में। तो मौलिक कर्तव्य में साफ साफ लिखा है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें का उपबंध 51 ए के ग में है, सी में। 10वां प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 51 का डा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण का उपबंध करता है। यह उपबंध निम्नलिखित भेदभाव से परे होने चाहिए। तो भाषा, धर्म, प्रदेश, वर्ग सभी हैं इसमें, तो डी हो जाएगा इसका 1 2 3 4। तो उपरोक्त सभी का संविधान के भाग 51 का के डा में उपबंध किया गया है। इस उपबंध से परे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे तथा ऐसी प्रथाओं का परित्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कौन कौन होता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में? बहुत बार बताया होगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। लेकिन राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते, क्योंकि हर स्टेट में नहीं होती है। तो पहला, दूसरा, 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 3 5 1 2 3 5 हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 1 2 3 5। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 54 में, याद रखिए इसको। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निर्वाचक गण के रूप में सदस्य बनाया गया। ये अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, दिल्ली पुदुचेरी को कब शामिल किया गया? तो एक संविधान संशोधन हुआ, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। कब से? जब से वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा, उसी तारीख से। तो संविधान के अनुच्छेद 59 के 1 में यह उपबंध लिखा गया है कि कोई संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति पद ग्रहण कर ले तो पद ग्रहण करने की तारीख से संसद या राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। 13वां प्रश्न है, यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? भेदभाव होगा, चूँकि उम्र का आधार रखना होगा। गलत। लिंग के आधार पर भेदभाव पूर्ण माना जाएगा, ये भी सही नहीं है। संविधान के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं होगा, ये भी गलत है। अविवेकपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें श्रेणी का प्रावधान नहीं है। तो देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो कानून अविवेकपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें श्रेणियों का प्रावधान नहीं है और यह सैनिक सेवा शर्तों के नियमों के अनुकूल नहीं है। नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 51 का क्या मौलिक कर्तव्य हैं तो, और उनका स्थान दे रखा है। मतलब आपको याद भी होने चाहिए, सीधे सीधे पूछ लेता है स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में। तो संविधान का पालन करें, उसके राष्ट्रीय ध्वज,
राष्ट्रगान का आदर करें, तो ये तो डी तो फर्स्ट होगा, ये तो सबसे पहले ये देखिए, इसको मिलाइए किससे, डी को मिला दीजिए 1 से, डी को मिला दीजिए 1 से। अब डी 1 से मिल गया तो किस किस में डी 1 नहीं है उसको एलिमिनेट करिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर इसमें और इसमें से होगा। हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, तो ये तो अनुच्छेद 51 के चा में है, तो एक का 3 हो गया, इसमें भी एक का 3 है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये अनुच्छेद 51 के जा में है, तो इससे क्या निकलता है, बी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए, तो यह है इसका सही मिलान। हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, अनुच्छेद 51 51A के चा में लिखा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जा में लिखा है। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, णा में लिखा है। और संविधान का पालन करना, ये तो का में ही लिखा है। और यह है किसमें, अनुच्छेद 4 का ए, जिसमें राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है, उसको अमेंड किया गया ना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 15वां प्रश्न है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसकी चर्चा राज्य के नीति निषेध तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों में की गई है, सी सही हो जाएगा इसका। तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संबंध में उपबंध राज्य के नीति निषेध तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों में दिया गया है। अंतर केवल यह है कि एक राज्य का कर्तव्य है तो दूसरा नागरिक का, और नीति निषेध तत्वों के अनुच्छेद 48 का में है और मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A के छा में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इन्हें रिट के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है, पहले ही गलत है, क्योंकि ये बात योग्य थोड़ी है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती अगर कोई मौलिक कर्तव्यों का पालन करता है नहीं करता, राज्य के नीति तत्वों का पालन करता है नहीं करता, तो इनको रिट के माध्यम से मतलब प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, मतलब कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता इनको, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन हाँ, संसद आपको चाहे तो दंडित कर सकती है अगर आपने पालन नहीं किया तो इस तरह से घुमा के आ सकता है प्रश्न। तो संसद दंड दे सकती है लेकिन न्यायालय नहीं। देखिए, मूल कर्तव्यों के संबंध में विकल्प गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इन्हें प्रभावी बनाने के लिए रिट या प्रलेख नहीं निकाला जा सकता। संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा बढ़ाई गई है। क्या बढ़ाया इसमें, 51 का के बढ़ाया है ना। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए भी न्यायालय द्वारा इनका उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस में बीजाणु स्पोर का निर्माण होता है। किस में बनते हैं स्पोर, इसमें देखिए फंगस में बनते हैं स्पोर, रोटी पर लगने वाली फंगस में। तो रोटी पर लगने वाली फंगस को छोड़कर उपरोक्त सभी आवृतबीजी हैं जिनमें बीजाणु का निर्माण नहीं हो सकता, डी में बनते हैं मतलब। निम्नलिखित में से किस में फूल बनते हैं, तो फूल तो एंजियोस्पर्म में बनते हैं। एंजियोस्पर्म में मतलब आवृतबीजी में बनते हैं। तो फूल पुष्प आवृतबीजी का एक लक्षण है, इसमें जो पौधे हैं वो नर तथा मादा अंग इसमें पाए जाते हैं। कभी कभी ये दोनों एक ही फूल में पाए जाते हैं और कभी कभी अलग अलग भी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है थंबनेल का। यदि आप बारिश में हिमालय क्षेत्र में किसी स्थान पर फंस जाते हैं और आपको सिर छिपाने के लिए छत तो मिल जाती है, परंतु बारिश के कारण जो पेड़ भीग गए हैं उन भीगे पेड़ों से सूखी लकड़ी नहीं मिलती, इस अवस्था में जब आग जलाना अनिवार्य हो जाता है तो आप निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी को चुनेंगे और आग जला लेंगे। एल्म, चेस्टनट, एल्डर और पाइनस। तो इसका आंसर पाइनस है, पाइनस की लकड़ी। तो पाइनस के पेड़ में प्राकृतिक रूप से ज्वलनशील पदार्थ पाए जाते हैं, इसे पानी में भिगो दिया जाए तब भी इसे आसानी से जलाया जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, कभी हिमालय पर जाना हो तो पाइनस की लकड़ी से ही आग जलाना। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, आम, नीम, अमरूद, टमाटर। तो उपरोक्त में से किस या किन पौधों में द्विनिषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो इन सभी में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, आम में भी, नीम में भी, अमरूद में भी और टमाटर में भी। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन आवृतबीजी एंजियोस्पर्म का गुण होता है। आवृतबीजी में वे पौधे होते हैं जिनमें बीज पर गूदेदार आवृत पाया जाता है, जैसे आम, अमरूद, नीम, टमाटर इत्यादि। और इसमें एक परागकण से 2 शुक्राणु निकलते हैं, जिनमें से एक अंडाणु कोशिकाओं को तथा दूसरा अन्य कोशिकाओं को निषेचित करता है। अंडाणु कोशिकाएं युग्मनज तथा अन्य कोशिकाओं में भ्रूणपोष बनाती हैं, मतलब एंडोस्पर्म। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, 20 थे ये प्रश्न, 17 18 तक कर ली जाइए इनको सही। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, एक लाइक कर देना अगर टेस्ट पसंद आता है तो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, 50 MCQ, 25 MCQ, 5 MCQ, 10 MCQ, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस एग्ज़ाम से पहले हो जाए तो बहुत सारे नंबर पड़ जाते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।